एक तरफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ 2023 में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर दबाव आया तो हम अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के इसराइल के साथ खुफिया मामला पहले से तय हो चुके हैं, और क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है जिसका आज के दिन बार बार पाकिस्तान के मीडिया में जिक्र किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है जी कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके तहत कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। उन अकॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। पर अगर पाकिस्तान का इसराइल के साथ सब कुछ पहले ही तय हो गया है तो फिर आम आवाम को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? और पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी फ़लस्तीन का झंडा लेकर उनसे इजहारी यकजहती के लिए बाहर निकलता है तो उन पर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताएंगे जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई थी और अब लगता है कि अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। तो आइए फिर पाकिस्तान और इसराइल के तल्लुकात और अब्राहम अकॉर्ड को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। Now, another 10-hour pause in Israeli military activity has just come into effect in parts of Gaza. Or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. पाकिस्तान पे तो मौक़िफ़ है। कायद-ए-आज़म की 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अफराद पर मुश्तमिल डेलीगेशन जो है वो अमेरिका चला गया, और वो चला गया जी इजराइल चला गया, और उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनकी अमरीकी शहरियत है, लेकिन ज़्यादातर उसमें पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर भी थे। इस वक्त पूरी दुनिया में 193 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं, और इनमें से 165 ने तो बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, और इनके दरमियान अच्छे तजारती और सफारती ताल्लुकात भी हैं। और 23 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और इनमें से 15 तो मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के मसले की वजह से, और बाकी 8 ऐसे ममालिक हैं जिनके इसराइल को तस्लीम ना करने के पीछे डिफरेंट रीज़न हैं। लेकिन इन तमाम कंट्रीज़ में से पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने 1947 में ही इसराइल को एक नाजायज़ रियासत करार दिया था। हालांकि इस वक्त इसराइल बना नहीं था, बल्कि इसराइल को बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी रेजोल्यूशन ही चल रही थी। और फिर जब 14 मई 1948 को इसराइल की यह नाजायज़ रियासत बनी, जिसे हम ऑलरेडी इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप इस वीडियो के बाद में इसे भी देख सकते हैं। तो 1948 में ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया, और वो फ़लस्तीनी मुसलमानों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के ज़बरदस्त हामी थे। कायद-ए-आज़म का कहना था कि यहूदियों को ज़बरदस्ती लाकर अरबों की ज़मीनों पर बसाया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। और फिर जब 1950 में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान एक सरकारी दौरे पर अमेरिका गए, तो वहाँ पर कुछ यहूदी बिजनेसमैन ने इनके साथ मुलाकात की और कहा कि अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लें तो हम पाकिस्तान को इकोनॉमिक सपोर्ट, कर्जे और हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। In Washington, Pakistan's Prime Minister Liaquat Ali Khan and his wife, the Begum Shaiba, are greeted by President Truman, Mrs. Truman and daughter Margaret. Flown from London in the Independence, Mr. Truman's private plane, the distinguished couple will embark on a 3-week tour. लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने एक बहुत ही ख़ानदानी जवाब दिया और कहा कि हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। हम उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता। और इसके बाद 1952 में पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी क्लियर लिख दिया गया, दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। यानी कि आप इस पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं सिवाय इसराइल के। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी बार बार हुकूमतें तब्दील होना शुरू हो गई, और कई फौजी डिक्टेटर भी आकर पाकिस्तान के आइन को पामाल करने लगे। और उधर इसराइल जैसे जैसे ताकतवर होता गया, उसने उन तमाम मुस्लिम ममालिक पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। और फिर इसराइल के दबाव में आकर 1979 में मिस्र और 1994 में उर्दन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। और इस वक्त इनकी मुआशरत की हालात इतने बुरे हो चुके थे कि इन लोगों ने इसराइल को तस्लीम करके बदले में इनसे ठीक ठाक पैसे ले लिए। और फिर 2005 में मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने पहली बार टर्की के अंदर इसराइल के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। Meeting, however, does not imply recognition of Israel by Pakistan.
We believe that this meeting will provide an impetus to the peace process by encouraging Israel to appreciate that reasonableness on its part. और जैसे इस मुलाकात की खबर मंत्रियाम पर आई तो पूरे पाकिस्तान के अंदर से मुशर्रफ की हुकूमत पर शदीद दबाव आया और हुकूमत पाकिस्तान के इस कदम के ख़िलाफ़ जितनी नफ़रत अवाम के अंदर मौजूद है, इंशाअल्लाह इसके लिए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और इसराइल को तस्लीम करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। तो इस सारे मामले को लेकर परवेज़ मुशर्रफ का कहना था कि अगर अरब कंट्रीज़ इसराइल को तस्लीम कर सकती हैं और उनके साथ अपने तल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सकती हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं। तो अभी परवेज़ मुशर्रफ एक मिलिट्री डिक्टेटर था और वह अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बिल्कुल ही अमेरिका के सामने लेट जाता था, फिर चाहे वो अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग ही क्यों ना हो। और ये सोच सिर्फ मुशर्रफ साहब की नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सोच भी हमेशा से इससे मिलती जुलती रही है। और फिर 2020 में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने 2 मरतबा सहाफ़ियों को GHQ में बुलाकर उनको इंस्ट्रक्शन दी ताकि वो टीवी और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और इसराइल के तल्लुकात को लेकर बहस शुरू करें, लेकिन इनमें से सहाफ़ियों की अक्सरियत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और फिर बाजवा साहब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर भी दबाव डाला कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन इमरान खान का तो इसराइल को लेकर वही मौक़िफ़ था जो 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था और 1950 में लियाकत अली खान का था। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में कहा कि हम उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता। अगर मैं ऐसे में इसराइल को तस्लीम करता हूँ, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से लोग मिलते थे तो वो कन्विंस करते थे, उनको अल्फाज मुझे नहीं पता, क्योंकि मुलाकात तो उनकी होती थी, मेरी तो 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि उसके बाद इसराइल के लिए एक गुंजाइश पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान में की जा रही थी, जिस पर तंग आके इमरान खान साहब ने 2021 में ये कहना पड़ा उनको कि भाई मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं इस जगह पे आके ये कर लेता हूँ तो। लेकिन बाजवा साहब का मानना था कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम ना करके अपने दुश्मन भारत को बिल्कुल फ्री में इसराइल का इत्तेहाद दिया हुआ है। और फिर 13 अगस्त 2020 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा लेकर आए जिसे उन्होंने नाम दिया अब्राहम अकॉर्ड। President Donald Trump, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and foreign affairs ministers from the United Arab Emirates and Bahrain all gathered at the White House this afternoon, putting pen to paper for diplomacy in the region. तो अभी इस मुआहदे का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखने के पीछे रीज़न ये था कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम सभी दीन इब्राहिम को ही फॉलो करते हैं और सभी के यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम आला से आला है। तो इसीलिए इन लोगों ने इस मुआहदे का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा ताकि तमाम मुसलमानों के दिलों में इसराइल को लेकर थोड़ी नरमी पैदा हो जाए और वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लें। तो अभी इस मुआहदे के मुताबिक फ़लस्तीन की रियासत का सल्यूशन निकाले बगैर सबसे पहले तमाम अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे और इसके साथ अपने तजारती और सफारती तल्लुकात को नॉर्मलाइज करेंगे। और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया और इसके साथ अपने तजारती और सफारती तल्लुकात को भी नॉर्मलाइज कर लिया। तो भी जैसे ही इन 4 अरब कंट्रीज़ ने इसराइल को तस्लीम किया तो इससे इसराइल को भी थोड़ा हौसला मिला। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन के अंदर मौजूद वो तमाम मुसलमान जो पहले इस चीज़ से उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे, क्योंकि इससे पहले तमाम अरब कंट्रीज़ का एक जगह पर इत्तेहाद था कि हम इस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन की रियासत का हल नहीं निकलता, जब तक वहाँ पर कोई प्रॉपर सल्यूशन नहीं निकलता हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे इन 4 कंट्रीज़ ने इसराइल को तस्लीम किया तो वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर मौजूद मुसलमानों का हौसला भी टूटना शुरू हो गया। और फिर इसी वजह से हमें 2022 और 23 के अंदर गज़ा के अंदर ये सारे के सारे हालात देखने को मिले। ये एक हिसाब की वहाँ पर मौजूद लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन ही थी जो एकदम से बाहर आई। और उसके बाद गज़ा के अंदर जो भी हालात हैं वो सब तो आपको मालूम ही है। और फिर बाकी बचे तमाम मुस्लिम मालिक पर भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए प्रेशर आने लगा, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुस्लिम मालिक है जो कि एक एटमी कंट्री है। और फिर 2023 में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा वैसे तो पाकिस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों की हक़ खुद अरादियत के साथ खड़ा है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव आया तो हम अपनी पॉलिसी का रिव्यू ज़रूर करेंगे। और फिर 18 मार्च 2025 में एक इसराइली सहाफ़ी आरियल कहाना ने एक रिपोर्ट दी और कहा कि मार्च 2025 में ही पाकिस्तान के 10 सहाफ़ियों ने एक इसराइली NGO शाराका की दावत पर
इसराइल का दौरा किया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इन तमाम सहाफ़ियों के पासपोर्ट पर लिखे गए महदूद इख्तियारात के बावजूद इन्हें बगैर स्टैम्प के ही सफ़र मुकम्मल करना पड़ा और पाकिस्तान की हुकूमत ने ना तो इस दावे की तस्दीक की है और ना ही तरदीद। लेकिन अगर ये बात सच है तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत और एजेंसियों की इजाज़त के बगैर एक ऐसा हाई प्रोफाइल खुफिया दौरा हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। अगर ये बात सच है तो इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का घटिया रोल भी इसके अंदर मौजूद है। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने के बारे में नहीं सोचती। तो बहुत अच्छे से जानती हैं कि अगर उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया इसके बाद पाकिस्तान की अवाम इनको पूरी दुनिया के लिए इबरत का एक निशान बना देंगे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दिलों में आज भी इसराइल के लिए कहीं ना कहीं कोई नरम जगह तो ज़रूर है, जिसका असर हमें आज बिल्कुल साफ साफ देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी फ़लस्तीन का झंडा लेकर उनसे इजहारी यकजहती के लिए बाहर निकलता है तो उन पर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों से यही अपील करूँगा कि आपसे जितना हो सके आप उतना ही फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते रहा करो। जब तक पाकिस्तान की अवाम फ़लस्तीन के साथ खड़ी है तब तक पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने कभी भी फ़लस्तीन के लोगों को अकेला छोड़ दिया तो फिर वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान ऑफिशियली इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अल्लाह हाफिज़।